हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है टैक्स रेवेन्यू, ब्लैक मनी एंड डीमोनेटाइजेशन। इन तीनों ही टॉपिक्स को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। क्या होते हैं टैक्स रेवेन्यूज, ब्लैक मनी क्या होती है, डीमोनेटाइजेशन क्या है, इन सभी टॉपिक्स को आज हम कंप्लीटली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 24 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। आपकी वहाँ पे जो आपका चैप्टर है वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है जिसके थ्रू हम टैक्स रेवेन्यू को बूस्ट कर सकते हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल जानना कि टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। जब हमें टैक्स रेवेन्यू क्लियर होगा तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। देखो, टैक्स रेवेन्यू ऐसी इनकम होती है जिसको जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन के थ्रू जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है। और गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है, टैक्सेशन एक प्राइमरी सोर्स है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, टैक्स रेवेन्यू एक ऐसी इनकम होती है जो गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू मिलती है। जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं वो हम किस में कलेक्ट करते हैं, उसको हम कहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं, वो है टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है। अब हम समझते हैं कि टैक्स रेवेन्यू को कैसे गवर्नमेंट जो है बूस्ट करने की बात कर रही है। ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू टैक्स रेवेन्यू को हम बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो है 5.65 करोड़। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू कितना आता है गवर्नमेंट के पास? 5.65 करोड़। बट आज से अगर हम थोड़ी देर के पहले की बात करें तो उस टाइम पे हमारा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को रिसीव होता था वो है 5.42 करोड़। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे माइन्यूट सा चेंज आया है। ठीक है। और अगर हम देखें, जो हमारी इंडिया है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है। तो हमारी कंट्री में बट जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 11% से बड़े हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी है कि इतने कम जो है लोग टैक्स में बड़े हैं, 11% ही। तो हमें ये समझना है। और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो है अपनी इकोनॉमी में टैक्स पेयर जो कि लोग टैक्स देते हैं, टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके आते हैं जिसके थ्रू हम जो टैक्स है, जो टैक्स पेयर्स हैं या टैक्स रेवेन्यू है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले जो डायरेक्ट टैक्स रेट है उसको हम इंक्रीज कर दें। दूसरा टैक्स बेस, किस पे गवर्नमेंट कहाँ से शुरू करती है टैक्स लगाना, अगर उसको उस टैक्स बेस को इंक्रीज कर दें। और साथ साथ में टैक्स कंपाइलेंस का मतलब है कि उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करके उनको अच्छे से इन्फोर्स करा के हम जो हैं क्या कर सकते हैं, जो टैक्स रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का बढ़ा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि ये टैक्स रेट स्ट्रैटेजी एंड लैफर कर्व क्या है। ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें हमारे टैक्स रेट की, तो टैक्स रेट क्या होता है? टैक्स रेट एक ऐसा रेट होता है जो गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर कभी भी हमारा जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज होता है तो उसको देख लोग जो है बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं कि टैक्स रेट गवर्नमेंट बढ़ा रही है। और एक रिलेशनशिप भी है, जो हमारा टैक्स रेट होता है और जो भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होता है उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। लो टैक्स रेट से लेके धीरे धीरे जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज होता जाता है और इससे गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है टैक्सेस के थ्रू, वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक लेवल के बाद अगर गवर्नमेंट और ज़्यादा टैक्स बढ़ाती है तो वो गवर्नमेंट के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इसका मतलब काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे टैक्स रेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लगा रही है और उससे आगे लोग ना ही काम करना पसंद करेंगे, वो सारी चीज़ें काम वगैरह को छोड़ के कुछ और करना पसंद करेंगे। क्यों? और इससे क्या होगा, जो टैक्स रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का लोअर हो जाएगा बढ़ने की जगह। इसी को हम लैफर कर्व कहते हैं। अब आपको ऐसे तो समझ में नहीं आया, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है लैफर कर्व। लैफर कर्व इस तरीके से आपकी एक कर्व है। ठीक है। यहाँ पे आपका आता है टैक्स रेट। ठीक है। यहाँ पे आपका टैक्स रेट आता है और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है वो आपका यहाँ पे आता है। अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट रखा है 0%, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ होगी गवर्नमेंट के पास उसका रेवेन्यू भी कितना जाएगा? 0%। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 30% है। इसी तरीके से यहाँ पे भी गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू जनरेट होगा।
अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट रखा है कि इतनी कमाई पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, रेट ऑफ टैक्सेशन इतनी कमाई पे 10% है, तो ये जो है आपको इतना जो है अपनी इनकम में से आपको इतना जो है गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, 20% से गवर्नमेंट को इतना होगा, 30% से गवर्नमेंट को इतना होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका जो रेवेन्यू है, जो आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, वो भी बढ़ता जा रहा है। और अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब जो है आप मान लो 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हो, ठीक है, और गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बहुत ज़्यादा सेट कर दिया, ठीक है, 50, 60, 70, 80% सेट कर दिया, तो अब आपको पता है 90,000 मुझे गवर्नमेंट को देना है और उसमें से 10,000 ही मेरे पास बचना, तो आप क्यों काम करना पसंद करोगे? आप बोलोगे छोड़ो हम कुछ और काम कर लेते हैं, अगर हमें 90,000 टैक्स ही देना है और 10,000 ही हमारे पास बचेगा, आप जितना मर्जी काम कर लो, आपको गवर्नमेंट को देना है 90,000, तो आप उन कामों में इंटरेस्ट लोगे नहीं, आप वहां से क्या करोगे, पीछे आना शुरू कर दोगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट करके रखी होती है कि जो भी हमारे पास जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो एक 40% की कुछ इस तरीके से कर्व है, ठीक है, जहाँ पे हमने एक मिडिल टर्म सेट की है कि इतने टैक्स रेट तक ही गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट करेगी लोगों से, इससे आगे जो है गवर्नमेंट जो है पैसा नहीं लेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई भी इकोनॉमी में लैफर कर्व क्या बोलती है कि अगर टैक्स रेट इंक्रीज होता है तो ज़रूरी नहीं है साथ साथ में लोगों का जो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज होगा, ज़रूरी नहीं है। अगर टैक्स रेट इंक्रीज होगा तो इससे गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम टैक्स रेट को रिड्यूस करते हैं, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा आ सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट अपना जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है वो लैफर कर्व के बेसिस पे बनाती है। सो कभी कभी क्या होता है, हाई टैक्स रेट की वजह से ही क्या होता है, टैक्स इवेजन होता है, मतलब टैक्स की चोरी होती है, लोग अपनी इनकम को शो नहीं करते, ब्लैक मनी का जनरेशन होता है। ब्लैक मनी ऐसी मनी होती है जिसके लिए कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं किया जाता। तो हम सारे एफर्ट्स लगाते हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ना हो, ठीक है। और हमें जो है अगर हम देखें तो सबसे पहला हमने तरीका क्या पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स रेट को इंक्रीज कर देना। तो हमने देखा कि अगर हम डायरेक्ट टैक्स रेट को ज़्यादा कर देंगे तो ये एक कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए कि इससे हमारा जो टैक्स पेयर है या टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने पहला टॉपिक देख लिया आपका 24.11। अब हम पढ़ते हैं 24.2, जहाँ पे बोलते हैं कि हमें क्या करना है, अपने टैक्स बेस को इंक्रीज कर देना है। यानी ये टैक्स बेस मतलब जितनी लेवल ऑफ इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स एप्लीकेबल कर रही है उस लेवल को ही आप क्या कर दो, बढ़ा दो। बेस क्या मतलब, टैक्स बेस मतलब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बेस सेट किया है कि जो भी लोग 2.5 लाख से ज़्यादा मतलब 2 लाख से ज़्यादा इनकम कमाते हैं उनको क्या करना है, टैक्स देना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कल को बोल दे कि 1 लाख वालों को लोगों को भी देना है टैक्स, मतलब जो 1 लाख कमा रहे हैं उनको भी देना है, तो मतलब ये बेस भी सेट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अभी बेस कितना रखा है, 2 लाख मान लो, ठीक है। सो 2 लाख रखा है, तो इसका मतलब ये एक बेस है, इतनी लेवल ऑफ इनकम को आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बट इसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पशन लेवल होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पे कुछ जगह टैक्स नहीं लगाती है। टैक्स उन लोगों पे, यहाँ पे आपकी बुक पे भी लिखा है कि टैक्स उनको नहीं देना होता है जिनकी 20.5 लाख पर एनुअम इनकम है, उनके ऊपर कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं लगते। तो इसका मतलब जो है अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स को इंक्रीज करना चाहती है, अगर वो टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर आपको टैक्स रेवेन्यू में लाना है, टैक्स बेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग चाहिए कि आप क्या कर दो, उनको टैक्स नेट के अंदर लाओ, ठीक है। तो पहले आप जो थे 2 लाख पे टैक्स ले रहे थे, अब आप बोलोगे कि नहीं 1 लाख वाले लोग भी जो कमा रहे हैं वो भी टैक्स देंगे। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन आपकी किसके अंदर आ जाएगी, टैक्स नेट के अंदर आ जाएगी, और इससे आपके टैक्स पेयर भी बढ़ जाएंगे और टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये एग्जाम्पशन लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, एग्जाम्पशन लेवल आपका बहुत कम हो जाएगा। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस में, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो हैं एक रिसेंट टाइम में ही इनका इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। बट जो हमारी मिडिल क्लास है, ठीक है, उनके लिए जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पशन लेवल को रिड्यूस कर देते हैं, मान लो हमने बोल दिया जो 1 लाख कमा रहे हैं साल का उनको भी टैक्स देना है, तो इससे मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा सहना पड़ सकता है, क्योंकि हमने इस तरीके से टैक्स पेयर्स को तो इंक्रीज कर लिया बट हमारा टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्जिनल टैक्स पेयर्स हैं, जो इतना टैक्स पे कर ही नहीं पाएंगे। और
दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें टैक्स बेस को इंक्रीज करना है, दूसरा तरीका ये है कि हम जो अनटैक्स्ड सेक्टर है, ठीक है, जो हमारा अनटैक्स्ड सेक्टर है उसको हम टैक्स नेट के अंदर ले आए। मतलब वो सारे सेक्टर, ठीक है, वो सारे सेक्टर जो हैं, वो ऐसे सेक्टर जो कि टैक्स के अंदर नहीं है, उनको भी हम टैक्स नेट के अंदर लाएं। बट ऐसे कौन से सेक्टर हैं? बाकी सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो टैक्स के अंदर है, लेकिन एक जो है हमारा ऐसा सेक्टर है जो अभी भी नहीं है, वो है हमारा एग्रीकल्चरल, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी टैक्स के अंदर नहीं आता, क्योंकि एग्रीकल्चर पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो दूसरे तरीके से भी हमने देख लिया कि हम जो है इस तरीके से भी हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तीसरा आता है कि हमें टैक्स कंपाइलेंस स्ट्रैटेजी को इंश्योर करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हमें बोलना चाहिए कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको अपने टैक्स को टाइमली देना चाहिए, जो भी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे करना चाहिए। सेकेंडली, वो लोग हैं जो टैक्स जो है नहीं पे कर रहे हैं, उनको भी अपना टैक्स टाइमली पे करना चाहिए। इसी को बोलते हैं टैक्स कंपाइलेंस। और गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि वो क्या करेगी, उन्होंने एक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म की बनाया था जिसको हम फ्रेंडली यूज़ कर सकते हैं, और ये इजी था कि इंडिविजुअल फिलअप कर सकते हैं, जिसको हम सराल बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है इंडिया में टैक्स कंपाइलेंस की, वो क्या है कि बहुत से लीकेजेस हो रही हैं, लार्ज स्केल पर टैक्स की चोरी हो जाती है। मतलब बहुत सी ऐसी मनी जनरेट हो जाती है जिसके ऊपर टैक्स दिया ही नहीं जाता, एज अ रिजल्ट वो ब्लैक मनी होती है। तो हमने ये एस्टिमेट किया था कि 40% का जीडीपी ब्लैक मनी है जो हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, जिसके लिए कोई भी टैक्सेस वगैरह पे नहीं किए जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, वो है ब्लैक मनी। अब हम समझेंगे ब्लैक मनी क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे ब्लैक मनी होता क्या है। देखो, ब्लैक मनी का कलर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लग रहा है ब्लैक मनी मतलब काला धन, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक मनी एक ऐसी अनअकाउंटेड इनकम होती है जिसको इलीगली कमाया जाता है और कुछ अनप्रोडक्टिव या एंटी नेशनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। और उसके साथ साथ ब्लैक मनी को चेक करना, टैक्स इवेजन को चेक करना, ये क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है। किसके? टैक्स कंपाइलेंस का मेन पर्पस ही यही है कि ब्लैक मनी को टाइमली चेक किया जाए, टैक्स की चोरी ना करें लोग, यही मेन पर्पस होता है। सो ब्लैक मनी जो है वो कब जनरेट होती है? जब सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कैश में किया जाता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है कैश में देते हैं, तब ब्लैक मनी जनरेट होती है। देखो आपकी तो ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी वो पैसा है जिसका आप सोर्स ना बता पाओ कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, तो उसका जो है एंड यूज कहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, एंड यूज कहाँ पे लगेगा आप नहीं बता सकते, ठीक है, तो वो ब्लैक मनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको 1000 रुपीज़ दिया, टेक्निकली वो ब्लैक मनी है, बट आपके केस में वो ब्लैक मनी नहीं है। अगर आपको किसी ने 10 लाख कैश में दिया, वो ब्लैक मनी है। कैसे? जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन जो है आपके 10 लाख से ऊपर, 10,000 से ऊपर अगर कैश में किए जा रहे हैं, वो ब्लैक मनी है, ठीक है। अगर 10,000 तो किसी के पास नॉर्मली लोगों ने रखा होता है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा के इनकम अगर कोई 10 लाख आपको दे रहा है, वो भी कैश की फॉर्म में, तो इट मीन्स इट इज़ ब्लैक मनी, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन आपका चेक, डेबिट कार्ड्स, ड्राफ्ट या डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी इन बैंक अकाउंट्स के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसी को हम ब्लैक मनी कहते हैं। देखो, अगर आपके पिता ने, अगर आपने डिपॉजिट किया 10 लाख आपने बैंक अकाउंट में, मतलब कि वो ब्लैक मनी है, ठीक है, जब तक आप नहीं बता सकते कि इसका सोर्स कहाँ है, आपके पास 10 लाख कहाँ से आए। लेकिन अगर आपके पिता ने आपको वो चेक दिया है सेम अमाउंट का एंड आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया, वो क्या है? बाई ट्रांजेक्शन है। मतलब ट्रांजेक्शन जो बैंक या पोस्ट ऑफिस को छोड़ के होती हैं, वो भी आपकी क्या कहलाती हैं? ब्लैक मनी कहलाती हैं। अब हमारे पास समझना है कि ब्लैक मनी जनरेट क्यों होती है, उसके कारण क्या है, काजेज क्या है, ठीक है, तो हमें ये समझना है। तो सबसे पहला कारण है हमारे पास ब्लैक मनी जनरेट होने का कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग सोचते हैं कि अपनी इनकम को छुपा देंगे जिसके थ्रू हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। टैक्स लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। उसके साथ साथ बहुत लार्ज अमाउंट की कैश डीलिंग चलती है आज के टाइम पे भी, 10,000, 50,000 कैश में दिए जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग्स जो भी होती हैं, लैंड की डीलिंग्स जो होती हैं, वो भी कैश में की जाती हैं। लोगों के पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं है अपने, ठीक है, उनको जो है ज़रूरत है
पैसों की जो है अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उसके साथ साथ डॉवरी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर जो है पैसा चाहिए, और इसकी वजह से ही ब्लैक मनी का क्या होता है, जनरेशन होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं जिसके थ्रू हम ब्लैक मनी को क्या कर सकते हैं, ब्लैक मनी में थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं ताकि ब्लैक मनी कम से कम जनरेट हो। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने लाया था डीमोनेटाइजेशन। आपको पता है 2016 में गवर्नमेंट लेकर आई एक इनिशिएटिव जिसका नाम है डीमोनेटाइजेशन। इसके अंदर गवर्नमेंट ने दो लार्जेस्ट करेंसी 500 एंड 1000 के नोट्स को ही क्या कर दिया था, आपका बंद कर दिया था, पता है ना आपको। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि जितना भी ट्रांजैक्शन 10,000 से ज़्यादा होता है चेक ड्राफ्ट के थ्रू, एंड बैंक्स वुड नॉट मेक ड्राफ्ट अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद बैंक जो है 50,000 से अगर किसी को ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक दिन में करना है, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सारे टैक्स पेयर्स को इशू किया है। और अगर आपको जब भी 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना है तो ये मैंडेटरी होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए ज़रूरी है आपको पैन कार्ड नंबर वहाँ पे कोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी इनकम टैक्स ऑफिसेज हैं उनको कंप्यूटराइज किया, एक डेटा तैयार किया कि कितने लोग टैक्स देते हैं, उनका ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है, उनकी लैंड डील्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, इन चीज़ों को भी गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, कंप्यूटराइज करने की कोशिश कर रही है। साथ साथ में गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है बेटर टैक्स कंपाइलेंस के ऊपर फोकस कर रही है कि जो टैक्स कंपाइलेंस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपरली टैक्स पे किया जा रहा है। इससे थ्रू क्या होगा, टैक्स इवेजन कम होगा, ठीक है। तो ये अगर हम टैक्स कंपाइलेंस को एक प्रॉपरली इंश्योर करेंगे तो ये एक मेजर हेल्प कर सकता है हमारी ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए। अब आता है हमारे पास डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें, चलिए समझते हैं आगे डीमोनेटाइजेशन को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन क्या था, आपको पता है डीमोनेटाइजेशन में जो है 8 नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ने एक मेजर लिया जहाँ जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, दो लार्जेस्ट डिनोमिनेटेड नोट्स, एक तो 500 के नोट थे, दूसरे 1000 के नोट थे, ठीक है। इन दोनों नोट्स पे जो कि हाईएस्ट करेंसीज थी, इन दोनों के ऊपर क्या कर दिया, बैन लगा दिया उन नोट्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि 86% जो कैश सर्कुलेशन में था वो इनवैलिड था, उसका पता ही नहीं है, सोर्स ही नहीं पता है कहाँ से वो पैसा आया, कहाँ गया, ठीक है। तो ये नोट्स को जो है उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने जब डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी लाई उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने बोला कि जिन भी लोगों के पास जो भी पैसा है, जो भी करेंसी है, उनको 30 दिसंबर 2016 तक सारी की सारी करेंसीज को क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है, ठीक है। और सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन जो थे वो कैश विथड्रॉवल्स पे गवर्नमेंट ने लगा लिए, उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन लगा लिए कि जो डोमेस्टिक मनी है या बैंक डिपॉजिट्स है उनमें भी जो है कन्वर्टिबिलिटी का कोई चांस नहीं है। अब इस डीमोनेटाइजेशन का मेन एम क्या था, सबसे पहले करप्शन को रोकना, जो नकली जाली नोट जो है सर्कुलेशन में है उनको बंद करना, उसके साथ साथ जो भी हाई डिनोमिनेशन नोट्स टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहे हैं उनको कम करना, स्पेशली जो ब्लैक मनी इकट्ठी हो रही है, ठीक है, जिसके लिए कोई भी टैक्स अथॉरिटीज़ को कोई भी टैक्स पे नहीं किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को क्या करना, देखना, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन का मेन पर्पस यही था। डीमोनेटाइजेशन से पहले भी बहुत सी चीज़ें ऐसी लाई गई थी कि हम जो है जो भी इलिसिट एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक पाएँ, जैसे कि हमने क्रिएशन ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम 2014 में ये लेकर आए, ब्लैक मनी इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2050, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया 2016 में। ऐसे हमने बहुत से जो मेजर्स हैं वो लाए ताकि जो हमारा जो भी हमारे सामने चैलेंज थे, इलीगल एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उनको हम जो है कम कर सकें। बट डीमोनेटाइजेशन आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया। उसके साथ साथ ही उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारी इकॉनमी थी उसको डिजिटलाइज करने के बारे में सोचा, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन हुई, ठीक है। डिजिटलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हुई, सबसे पहले गवर्नमेंट बीम को लॉन्च कर दिया। गवर्नमेंट ने भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये एक स्मार्टफोन के लिए ऐप था जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आधार मर्चेंट पे, ठीक है, ये उन लोगों के लिए था जिनके पास फोन्स नहीं है, आधार एंड बैंक अकाउंट के थ्रू ही आप अपने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ही पेमेंट यहाँ पे कर सकते थे। फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लेकर आई, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिजिटलाइजेशन जो थे, गवर्नमेंट ने इकॉनमी को डिजिटलाइज करने के लिए कुछ ये चीज़ें हमारे जो है
ये लाई, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हुए। डीमोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स, तो सबसे पहले हमारा ये एक मेन पर्पस था कि हम ब्लैक मनी को जो है देखें कहाँ से आ रही है। ब्लैक मनी को जो है वो ही आइडेंटिफाई करना ही मेन पर्पस था डीमोनेटाइजेशन का, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ कैश ऐसा भी पता चला जिसके लिए प्रॉपरली टैक्स पे हुआ है परफेक्टली, वो वाइट वो मनी वाइट है, ठीक है, जिसके थ्रू जिसके ऊपर, बट कुछ ऐसी मनी भी थी जो कि ऐसी मनी थी जिसके ऊपर जो है टैक्स पे नहीं किया गया था, और उन लोगों को 3 डिफिकल्ट चॉइसेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उनको या तो अपनी अनअकाउंटेड वेल्थ के बारे में बताना था, और उनको जो है पेनल्टी रेट पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था। दूसरा, तो लोगों ने अपना जो है बताना बंद कर दिया कि कहाँ से आई है। उन्होंने अपने ओल्ड नोट्स को कन्वर्ट करना बंद कर दिया, और उनको क्या इससे गवर्नमेंट को भी 100% का टैक्स रेट का सफ़र करना पड़ा। तीसरा, कि वो अपनी ब्लैक मनी को जो है उनको लॉन्डर करना पड़ा, यानी कि उनको अपनी मनी को वाइट बनाने के लिए उसकी कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ी, ठीक है। तो ये 3 उनके सामने मेजर चैलेंजेस आए, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन का मेन पर्पस था कि ब्लैक मनी को क्रैक करना, ताकि टैक्स इवेजन ये गवर्नमेंट बता सके कि अगर कोई भी टैक्स की चोरी करता है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। टैक्स पे करना एक इनविटेबल पार्ट है लाइफ का, तो सभी लोगों को प्रॉपरली अपने टैक्स को देना चाहिए। सिंस ये एक्शन लिया गया, सो ये भी बताया गया कि वाइडर पब्लिक भी इस चीज़ को जो है टॉलरेट नहीं करेगी। तो इसके साथ साथ ही अब हम शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं डीमोनेटाइजेशन के। डिसएडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज था लोगों के अंदर जैसे ही डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, एक क्रॉस एंड फ्रेंकी का माहौल आ गया। मतलब कॉमन पीपल के अंदर जिनके पास कोई ब्लैक मनी जैसी कोई चीज़ थी भी नहीं, उनको भी बहुत ज़्यादा जो है उस टाइम पे जो है एक रश लोगों के अंदर जा गया कि ये जो 500 या 1000s के नोट्स को 30 दिसंबर तक ही हमारे पास टाइम है कि हम उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इससे लोगों के बहुत ही ज़्यादा एक रशिंग क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ जो न्यू नोट्स थे, बहुत ही ज़्यादा कम अवेलेबिलिटी थी न्यू नोट्स की। बैंक्स और ATMs के सामने आपको बड़ी बड़ी लंबी लंबी उस टाइम पे लाइनें देखने को मिली, जहाँ पे उसके साथ साथ ही जो हमारे छोटे मोटे बिजनेस थे उनको भी फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब जो सिचुएशन थी रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरी हुई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके बैंक्स और ATMs उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर थे, जिसकी वजह से वो जो है प्रॉपरली उनको जो है अपना काम छोड़कर प्रॉपरली पहले आना पड़ा, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये था कि जो ओल्ड करेंसी यूनिट्स है उनको डिस्ट्रक्ट किया, और जो न्यू करेंसी यूनिट्स हमने बनाए उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ कास्ट पे करनी पड़ी, ठीक है। तो इसका ये डिसएडवांटेज था। उसके बाद तीसरा डिसएडवांटेज हम बोलें तो मेनली हमने क्या किया था, ब्लैक मनी को टारगेट करने के लिए ही हम जो है डीमोनेटाइजेशन को लेकर आए थे। लेकिन बहुत से लोगों ने असेट की फॉर्म में पैसा रख दिया। असेट मतलब गोल्ड का कुछ बना दिया, कुछ सिल्वर का बना दिया, अपने पास रख लिया। तो ब्लैक मनी तो उस टाइम पे इंश्योर हुई, बट गोल्ड सिल्वर वो कैसे पता लगाएंगे कि वो कहाँ से आया। तो ये जो है डीमोनेटाइजेशन का डीमेरिट्स थे, ठीक है। और डीमोनेटाइजेशन का एक और जो था डिसएडवांटेज था कि इसने कंट्री का इकोनॉमिक स्लो डाउन कर दिया। मतलब कि कंट्री जो है प्रॉपरली एक तरीके से ग्रो कर रही थी, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को उस टाइम पे मिला। अब थॉट्स क्या हैं टैक्स कंपाइलेंस पे। अब अगर हम देखें तो लोग क्यों टैक्स पे करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप देखोगे ग्लोबली थ्राउट द कंट्री जो है टैक्स को पे किया जाता है। थ्राउट द कंट्री क्या, थ्राउट द वर्ल्ड लोग जो है टैक्सेस पे करते हैं, क्योंकि टैक्स पे करने का मतलब है गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन होना और एक बेटर चीज़ों के लिए अपना हाथ मासिस के लिए आगे आना, और उनको जो है सिविक एमिनिटीज़ देना, जो कि इंडिया में लोग बहुत ही कम समझते हैं। लेकिन लोग जो हैं गवर्नमेंट के इंटेंशंस पर डाउट करते हैं कि गवर्नमेंट जो पैसा हमसे ले रही है क्या वो प्रॉपरली उसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह बना रही है या नहीं बना रही है। तो टैक्स कंपाइलेंस को जो भी टैक्स कंपाइलेंस का यही मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट की जो लेवी स्पेंडिंग है, जो बेफिजूल का खर्चा गवर्नमेंट करती है, उसको कम से कम करे, बहुत रिस्पॉन्सिवनेस एंड सेंसिटिवनेस जो है लोगों को दिखाए जब भी वो पैसे को खर्च करे, ठीक है। तो ये टैक्स कंपाइलेंस को इंश्योर करना है। उसके साथ साथ हमारे लिए एक और टॉपिक है जो हमें समझना है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न एज
मतलब कि सिंपली अगर हम बोलें इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, किसके बारे में इन्फॉर्म करना, अपनी अर्निंग्स के बारे में, कि जो भी पर्सन अर्निंग करता है, कुछ ना कुछ अर्निंग करता है, वो क्या कर सकता है, आईटीआर भर सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न में आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हो, अपनी अर्निंग्स के बारे में बताते हो कि आपके पास इतनी अर्निंग्स आई हैं, कहाँ से आई हैं, सोर्स बताते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि आईटीआर उन्हीं लोगों को देनी है जो टैक्स पे करेंगे, आईटीआर सभी लोग पे कर सकते हैं जो कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने समझा लिया। उसके बाद हम चलते हैं बैक एंड मॉडल पे। बैक एंड मॉडल क्या है, ठीक है, BECN, ठीक है, बैक एंड मॉडल को समझेंगे। अब देखो, जब टैक्स कंपाइलेंस हमारे पास इशू है, ठीक है, अभी भी कुछ लोग जो हैं प्रॉपरली अपने टैक्स को पे नहीं करते हैं, तो हमें जो है इसके थ्रू, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर रेवेन्यू नहीं जा पाता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हमें एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम को लाने की ज़रूरत है। एफिशिएंट टैक्स सिस्टम कौन सा होगा, जो कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को रेज करेगा, बट इससे जो कॉमन लोग हैं उन पे कोई बर्डन नहीं आएगा। और ये कैसा मॉडल हो सकता है, ये बैक एंड मॉडल की बात होती है। बैक एंड बी से बनेगा बियॉन्ड सी, मतलब टैक्स रेट को इंक्रीज करना है जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, बट टैक्स रेट को आपको चेंज नहीं करना है। टैक्स रेवेन्यू को रेज करना है, बट टैक्स रेट को आपको चेंज नहीं करना है। दूसरा, हमें टैक्स कंपाइलेंस पे इफेक्टिवनेस लानी है। सी से कॉस्ट इफेक्टिव, और डी से हमें जो है इकोनॉमिक डिसीजंस को लेके, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं हमें न्यूट्रल तरीके से लेने हैं, ना कि वो किसी बिजनेस के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। उसके साथ साथ जो प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया में, वो अभी भी इवॉल्व कर रहा है और राइट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हमने जीएसटी लाया इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, डायरेक्ट टैक्स बोर्ड लेके आए हम डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, ये सारे जो एफर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू जो टैक्स कंपाइलेंस है उसको इंक्रीज करें, उसको अप्रिशिएबल करें, ताकि जो इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ आ रही हैं, हम उनको एडुकेट अटेंशन दे पाएँ, ठीक है। अब जो कॉस्ट पड़ती है हमें टैक्सेस को कलेक्ट करने की, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमें कि हम इस ट्रेंड को अरेस्ट करें और इंश्योर करें हायर कलेक्शन हो लो कास्ट में, ठीक है। उसके साथ साथ हमें जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पे भी काम करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसको हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। बहुत सी मिनिस्ट्रीज को कि पैसा कहाँ पे जा रहा है, एक शार्पर फोकस होना चाहिए। जो बैक एंड पोस्ट है उनको एबॉलिश करना है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर एक ग्रेटर हमें देखनी है कि कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, एंड कम से कम एक्सपेंडिचर करना है, क्योंकि जितना हम एक्सपेंडिचर कम करेंगे उतना गवर्नमेंट पैसा बचा पाएगी, और गवर्नमेंट अगर पैसा बचाएगी तो उससे कुछ अच्छा ही करेगी। तो इसीलिए माइनर कट्स की वजह से हम एक पिक्चर बड़ी बना सकते हैं, और इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने आपके लिए एक लैफर कर्व का टॉपिक भी लाया था, और जो मैं आपको लैफर कर्व पढ़ा रही थी ना वो ये है। देखो यहाँ पे ये आपका आ गया टैक्स रेवेन्यू, ये आ गया आपका टैक्स रेट, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है गवर्नमेंट 0% पे कोई टैक्स नहीं लगा रही है, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ऊपर इंक्रीज हो रही है तो ये कर्व बोलती है कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू करेगी तो लोग जो हैं, ये कर्व इस तरीके से नीचे आएगी। 100% टैक्स रेट पे जो है आपको जो है कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ठीक है, या बहुत कम, टैक्स पेयर बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी लेफर कर्व है। यहाँ पे आपका टैक्स रेवेन्यू है, यहाँ पे टैक्स रेट है, 0% पे कोई गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये एक मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे सेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, कि इससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो आप इससे ज़्यादा तो मतलब लोगों से कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड लाइन। इससे आगे अगर आप जाओगे इसको क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटेड लाइन, ठीक है। और ये शायद नॉर्मल लाइन होती है, अब मेरे को कंफर्म नहीं है, बट एनीवेज ये हमारी लेफर कर्व यहाँ पे होगी। उसके साथ साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।